यहाँ देखिए आज हम लोग जो है वो लास्ट क्लास में हम लोग एटॉमिक न्यूक्लियस से न्यूमेरिकल्स पार्ट किए थे, एक्सप्लेनेशन नहीं किया था। आज हम एटॉमिक न्यूक्लियस की एक्सप्लेनेशन करके इसको हम खत्म कर देंगे। एटॉमिक न्यूक्लियस में जान जो हम लोग का सिलेबस में पार्ट है वो है रेडियो एक्टिविटी है, मास डिफेक्ट है, बाइंडिंग एनर्जी है और तुम्हारा जगह के न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। बस इतना ही सिलेबस में से याद हम लोग को डिटेल में नहीं पढ़ा। जब तुम लोग साइंस लोगे 11 12 में तब तुमको एटॉमिक न्यूक्लियस बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल हम लोग इतना ही जानना है। यहाँ पर देखिए एटॉमिक न्यूक्लियस में सबसे पहला टॉपिक आता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी किसको बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जिससे कंटिन्यूअसली जो है रेडिएशंस निकलता हो। रेडियो एक्टिविटी जिससे कंटिन्यूअसली रेडिएशंस निकलता हो, जैसे इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स, उसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ऐसा न्यूक्लियर यानी ऐसा सब्सटेंस जिससे कंटिन्यूअसली रेडिएशंस निकल रहा हो, इसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग रेडियो एक्टिविटी जो सब्सटेंस होता है वो सब जितना एलिमेंट्स है हम लोगों के पास, सारा का सारा एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं होता है। रेडियो एक्टिव वही एलिमेंट, देखा ये क्या कि रेडियो एक्टिव वही एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 82 के ऊपर है, यानी 83 से जो एटॉमिक नंबर शुरू हो रहा है, ये सारा का सारा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये लोग क्या करता है? रेडिएशन इमिट करता है। तो इसको हम लोग जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक क्या लिया हम लोग, एक लीड का बॉक्स लिया शीशे का। याद रखिएगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो शीशे का बॉक्स से शीशे से पास नहीं करता, मोटा पतला वाला से पास हो जाएगा। नॉर्मली आप लोग को हम बता देते हैं अल्फा रे जो होता है, अल्फा रे या बीटा रे, तो अल्फा रे और बीटा रे का इसका जो है ना आयनाइजेशन पावर अल्फा रे का सबसे ज्यादा होता है, बीटा रे का उससे कम होता है और गामा रे का सबसे कम होता है। लेकिन पेनेट्रेटिंग पावर जो होता है वो अल्फा रे का सबसे कम, बीटा रे का उससे ज्यादा, गामा रे का उससे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा पेनेट्रेटिंग पावर होता है किसका? गामा रे का। यानी कि गामा रे अगर हम लोग अपना बॉडी से पास कराते हैं तो हम लोग का बॉडी का पीछे में कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। जिस तरह से एक्सरे हम लोग करवाते हैं ना, तुम लोग का फेफड़ा में कुछ हो गया, जाकर के खड़े हो गए, हड्डी टूट गया, खड़े हो गए, एक्सरे हुआ, देखोगे एक्सरे क्या होता है हम लोग का फ्लैश यानी गोश्त से पास कर जाता है, लेकिन हड्डी से पास नहीं करता एक्सरे। इसलिए क्या होता है हम लोग का हड्डी का ढांचा जो है पीछे में जो प्लेट होता है ब्लैक कलर का, उस प्लेट के ऊपर में जाकर हड्डी का ढांचा बन जाता है। डॉक्टर उस चीज को देखता है, बोलता है क्या वो अच्छा है, यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ, उस हिसाब से तुम्हारा ट्रीटमेंट करता है। लेकिन अगर हम लोग गामा रे का यूज करते हो उसमें, तो गामा रे जो है ये हड्डी से भी पास कर जाने की, वैसे खड़े हुए गामा रे पास हुआ, पीछे में प्लेट जैसा वैसी रह गया, कोई फोटो नहीं आया पीछे में। तो इसका मतलब ये होता है कि गामा रे का पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये एक्चुअली में है क्या चीज। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेते हैं, इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को जो है हम लोग एक लीड का बॉक्स में डाल देते हैं। ये लीड का बॉक्स में डालने के बाद हम क्या चीज देखते हैं कि उससे जो है उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको मालूम है सर नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, चाहो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके भी चेक कर सकते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड के जरिए भी चेक कर सकते हैं, मैग्नेट लगा करके इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या देखा गया हम लोग कि उससे जो रेडिएशन निकल रहा, कुछ रेडिएशन ऐसा है जो तुम्हारा नेगेटिव की तरफ चला गया। तो जो रेडिएशन नेगेटिव की तरफ गया है उसका नाम रखा गया, कौन जाएगा नेगेटिव की तरफ? तो बोले सर उसका चार्ज तो नेगेटिव होना चाहिए। नहीं, देखो बाबू तुमको एक बात बता देते हैं, कभी मैग्नेट लिए हो, अगर तुम मैग्नेट लोगे ना तो उसको एक दूसरे से चिपकाओ। मान लो ये मैग्नेट है दोनों, ये दोनों ऐसे चिपक गया या ये दोनों ऐसे चिपक गया, ठीक है। अब ये मैग्नेट को क्या करते हैं, हम ऐसे उल्टा कर देते हैं, ऐसे देखो वो चिपकेगा नहीं। ऐसे इस मैग्नेट को ऐसा था चिपक गया, जब इसको ऐसे उल्टा किए तो नहीं चिपक रहा। क्यों नहीं चिपक रहा? क्योंकि सर सेम पोल आ जाता है, यानी सेम चार्ज आ जाता है। तो सेम चार्ज आएगा, कभी भी वो अट्रैक्ट नहीं होगा। अट्रैक्ट होने के लिए कंडीशन है कि ऑपोजिट चार्ज होना जरूरी है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल्स दिया है नेगेटिव प्लेट की तरफ, इट मींस दैट अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिव चार्ज। एकदम क्लियर हो गया कि जो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि अल्फा पार्टिकल में जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। वो अल्फा पार्टिकल क्या चीज है हम लोग लेटर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं क्या कि कुछ का कुछ रेडिएशन जो है ना वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ गया। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आने का मतलब हुआ बीटा पार्टिकल्स, यानी इसका चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज, तभी तो पॉजिटिव की तरफ आया ना। कुछ रेडिएशन क्या हुआ तुम्हारा सीधा सीधी पास कर गया, जो सीधा सीधी पास कर गया उसमें कोई चार्ज नहीं है सर, क्योंकि अगर उसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज होता तो वो डिफ्लेक्शन करता, डिफ्लेक्शन नहीं होना, इट मींस दैट द रेडिएशन हैज नो चार्ज। तो इसका मतलब हो गया कि गामा रे जिसका कोई चार्ज नहीं होता। अब चेंजेस क्या हो रहा है, यानी एक एटॉमिक न्यूक्लियस ले रहे हैं, अगर उसमें अल्फा डी क्या हो रहा है, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स निकल रहा है, तो इसका मतलब हो रहा है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर से 2 कम हो जाएगा और मास नंबर से 4 कम हो जाएगा। बोले सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि
अल्फा पार्टिकल्स का मतलब ही यही हो रहा है कि तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर से हीलियम एटम निकल रहा है। हीलियम क्या, यानी कि 2 प्रोटॉन निकल रहा है और 2 न्यूट्रॉन निकल रहा है। न्यूक्लियस से क्या निकला है, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये दोनों का कॉम्बो को बोलते हैं 4। 4 का मतलब ये होता है हीलियम, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक मास नंबर 4 होता है, जिसमें 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है। तो यहां पर देखो, इसमें से हीलियम एटम से निकल रहा तुम्हारा अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स निकाल रहा तुम्हारे, तो अल्फा पार्टिकल्स निकला, इसका मतलब हुआ इसका एटॉमिक नंबर में 2 कम करेगा, मास नंबर में 4 कम करेगा, क्योंकि 2 एटॉमिक नंबर कम हो गया, 4 मास नंबर इसका कम हो गया। अब आइए तुम्हारा, अगर इसमें से बीटा डीके हो रहा है, तो बीटा डीके होने का मतलब हम देखो पहले बता दिए, नेगेटिव प्लेट की तरफ आया, पॉजिटिव प्लेट की तरफ आया, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आने का मतलब हुआ है कि वो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये हो रहा है कि अगर बीटा डीके हो रहा है, यानी कि बीटा पार्टिकल्स निकल रहा है, इसका मतलब हुआ 1 एटॉमिक नंबर के साथ ऐड करेंगे। सर 1 ऐड क्यों कर रहा है, क्योंकि इससे जो इमिशन होता है वो निकलता है, एक्चुअली में बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल क्या है, वो कुछ नहीं है, इसका मतलब हुआ कि तुम्हारा जो एटॉमिक तुम्हारा जो पैरेंट न्यूक्लियस है, उस पैरेंट न्यूक्लियस से क्या निकला है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन निकला है। तो ये हम लोग का एटॉमिक न्यूक्लियस का डिटेल है। अब हम लोग जो है इसमें से किसका किसका क्या पावर क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग जान करके रखेंगे, आप लोग किस चीज को पढ़ लीजिएगा। रेडिएशन में तुम्हारा अल्फा रे पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा रे नेगेटिव चार्ज होता है, गामा रे कोई चार्ज नहीं होता है। अल्फा रे का आयोनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, बीटा रे का उससे कम होता है, गामा रे का उससे कम होता है। एग्जाम में सीरीज आता है एमसीक्यू में, आयोनाइजेशन पावर, आयोनाइजेशन पावर, आयोनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा अल्फा का होता है, इससे कम होता है बीटा का, इससे कम होता है गामा का। अब पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर, आयोनाइजेशन पावर ये हो गया, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा गामा का, फिर उसके बाद बीटा का, फिर उसके बाद अल्फा का। यानी कि ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी सीरीज क्या करता है, उल्टा करके देता है, गामा लेस देन बीटा लेस देन अल्फा, यहां पर ऐसे दे दिया अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा। ये इसको याद रखिएगा, एमसीक्यू में आता है। आयोनाइजेशन पावर का सीधी मतलब के ऑर्डर क्या होता है और पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर क्या चीज होता है, ये हम लोग जो है इस चीज को हम लोग जानेंगे। अब हम लोग का शुरू हो रहा है यहाँ पर कि यूज होता है रेडियो एक्टिव। वो रेडियो एक्टिव का यूज जो है हम लोग बहुत जगह में कर सकते हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिव का इस्तेमाल जो है ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट में होता है। ल्यूकेमिया को हम लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट में भी रेडियो एक्टिव का एलिमेंट का यूज होता है। इसके अलावा हम लोग प्रोडक्शन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी का भी प्रोडक्शन में भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज होता है। जैसे कि तुम्हारा जाकर के तुम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी जनरेट करने के लिए रेडियो एक्टिव का एलिमेंट का यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है और ये हम लोग के लिए फायदेमंद है। अगर हम लोग इसको बेनिफिशियल तौर पे यूज किए तो, अगर हम लोग इसको हार्मफुल तरीके से यूज करेंगे तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है ह्यूमन नेचर के, बल्कि ह्यूमन नेचर ही क्यों बोले, ये बहुत खतरनाक चीज है जीव के लिए, यानी जीवन के लिए जो अर्थ के ऊपर में प्रेजेंट है। यानी कि रेडियो एक्टिव जो है ना, किसी भी जीवन को जिंदा नहीं रख सकती है। जो कोरोना वायरस है ना, तुम्हारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से मर जाएगा, मगर रेडियो एक्टिव को बॉडी से पास कराने का मतलब आदमी मर जाएगा, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव से पॉसिबल नहीं। ये हो गया। अब होने के बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पर मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी किसको बोलते हैं, देखिए मास डिफेक्ट सबसे पहले हम लिख देते हैं फॉर्मूला। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, इसको हम लोग बोलेंगे मास डिफेक्ट। इसको शॉर्टकट में हम लोग इसको डेल्टा एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, मास डिफेक्ट को
डेल्टा एम, कहीं कहीं इसको जो ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, मास डिफेक्ट एंड डेल्टा एम इक्वल्स टू एम माइनस ए। एम का मतलब होता है मास नंबर, ए का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ए का मतलब होता है मास ऑफ द न्यूक्लियस। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो एक्चुअली मास डिफेक्ट क्या चीज है? मास डिफेक्ट किसको हम लोग बोलते हैं? मास डिफेक्ट का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट है, इसका जो मास है, इसके अलावा होल न्यूक्लियस का जो मास है, दोनों का मास को अगर माइनस करेंगे, जितना का गैपिंग आएगा, डिफरेंस आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे मास डिफेक्ट। फिर हम बोले न्यूक्लियस के अंदर में क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके जो हम लोग वेट कर रहे हैं, अपना न्यूक्लियस का जो हम लोग वेट कर रहे हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पूरा वेट और न्यूक्लियस का वेट का जो डिफरेंस है, उसको हम लोग बोलेंगे मास डिफेक्ट। अब आ जा रहे हैं हम लोगों का बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी किसको हम लोग बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है, हम लोग इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। या आइंस्टाइन इस चीज को बोला था E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। याद कीजिए, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। C रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, C रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, लाइट का वेलोसिटी को C से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। तो ये बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज है? बाइंडिंग एनर्जी ये वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस का अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपस में जोड़ के रखता है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ करके रखता है। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर में जो आपस में बांध करके रखता है, जोड़ करके रखता है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, जिसको E इज इक्वल टू mc स्क्वायर का फॉर्म पे भी जो है इसको लिखा जाता है। अब हम लोग का एक टॉपिक शुरू हो रहा है जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या चीज होता है, इसको जानने से पहले हम एक रिएक्शंस लिखते हैं। यूरेनियम 92-235, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यूरेनियम है 1। ये हो गया यूरेनियम 92-236, ये ब्रेकडाउन होगा बेरियम 6-141 प्लस क्रिप्टॉन 36 92 प्लस 3n01 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। ये अब देखो एक्चुअली में ये है क्या चीज है, यहां पे न्यूक्लियर फिजन हम लोग किसको बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन ये वो फिनोमिना है जिसमें कोई एक रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर 82 का ऊपर में है, तो जिसका एटॉमिक नंबर 82 का ऊपर में है, उस तरह का जो सब्सटेंस हम लोग लेते हैं, जो एग्जाम्पल में लिया यूरेनियम 235, इस तरह का सब्सटेंस के ऊपर से जब हम लोग न्यूट्रॉन को बम्बार्डिंग कराते हैं, तब ये क्या होता है, ये सब्सटेंस न्यूट्रॉन का एक एटम का एब्सॉर्ब करके 236 हो जाता है, एक न्यूट्रॉन का एब्सॉर्ब करके। तो ये जो 236 होने के बाद ये अनस्टेबल पोजीशन में चले जाता है। अनस्टेबल पोजीशन में जाने के बाद ये ब्रेकडाउन करता है, बेरियम क्रिप्टॉन 3 न्यूट्रॉन इससे रिलीज होता है और इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतना कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो न्यूक्लियर फिजन क्या है? न्यूक्लियर फिजन क्या चीज है, इसका डेफिनेशन हम लोग इस तरह से बोलेंगे कि न्यूक्लियर फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी भारी न्यूक्लियस दो बराबर छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है। भारी न्यूक्लियस यानी कि बड़ा न्यूक्लियस दो बराबर स्मॉल न्यूक्लियस में टूट जाता है, जिससे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करता है, जिससे ज्यादा अमाउंट ऑफ तवानाई जनरेट करता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फिजन। अब न्यूक्लियर फिजन को जो है, न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल, इससे क्या चीज बनता है याद रखिएगा, इससे हम लोग एटम बम बना सकते हैं। ये जो 6 अगस्त 1945
और 9 अगस्त 1945 अमेरिका क्या किया था, एटम बॉम्ब को ड्रॉप किया था, गिराया था। कहां पे गिराया था, हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो ये हिरोशिमा नागासाकी में किया क्या था, वो एटम बॉम्ब के अंदर में वही प्रोसेस किया था अमेरिका, न्यूक्लियर फिजन किया था, यानी कि एक बड़ा न्यूक्लियस को दो छोटा न्यूक्लियस में ब्रेक डाउन कर दिया था। याद कीजिए डाल्टन एक बात बोला था, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, एक बात बोला था डाल्टन। इसीलिए डाल्टन का ये थ्योरी है, लॉ नहीं बना। लॉ उसी वक्त बनेगा कोई भी चीज जब वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर किसी भी तरह का गलती होने का कोई गुंजाइश नहीं है, उसको हम लोग लॉ बोलते हैं। और जिसमें गलती होने का चांसेस मौजूद हो उसको हम लोग थ्योरी बोल सकते हैं। तुम्हारा कुछ थ्योरी हो सकता है, मेरा कुछ थ्योरी हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया उसको अगर एक्लेम कर ले तो वो लॉ बन सकता है। लेकिन इन विच प्रोसेस वो एक्लेम्ड होगा, जब वो प्रैक्टिकली तौर पे जो है साबित हो जाएगा। एटम बोला था कि डाल्टन बोला था कि एटम को हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर एटम देखो यूरेनियम था, ये दो हिस्से में ब्रेक डाउन हो गया, बेरियम एंड क्रिप्टन, जिससे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर दिया। तो दिस प्रूव्स दैट एटम को वो नहीं न्यूक्लियर, इसका डाल्टन का वो जो थ्योरी था वो रॉन्ग साबित हो गया। यही चीज जो एक भारी न्यूक्लियस को अगर दो छोटा न्यूक्लियस में हम लोग तोड़ देते हैं, इस जिससे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर फिजन। इसका इस्तेमाल एटम बॉम्ब में होता है, एटम बॉम्ब बनाने में। इसके अलावा भी जो है एक और चीज आपको हम लोग बता देते हैं, अगर हम लोग 1 kg यूरेनियम को, यानी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम को 1 kg यूरेनियम का फिजन करते हैं, याद रखिएगा 1 kg यूरेनियम, इसका अगर हम लोग फिजन करते हैं, ये 8.2 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल एनर्जी जनरेट करता है। कितना, 8.2 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल एनर्जी जनरेट करता है। ये इतना एनर्जी है जो एक कंट्री को 2.2 मेगावाट 2.2 मेगावाट का एनर्जी एक साल तक सप्लाई कर सकता है। समझ रहे हो, 1 kg यूरेनियम लो, उसको बम्बार्डिंग करो, बम्बार्डिंग करने के बाद एनर्जी जनरेट हुआ 8.2 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल। ये इतना एनर्जी है जो कंट्री को 2.2 मेगावाट, हम लोग को तो बहुत छोटा मोटा इलेक्ट्रिक आता है जूल में, ये मेगावाट का बात कर रहे हैं। क्या तुम लोग का खाली वाट रहता है, 60 वाट का बल्ब, 5 वाट का बल्ब होता है ना, 6 वाट का, 20 वाट का पंखा, 100 वाट का बल्ब पीला वाला। 2.2 मेगावाट का मतलब समझ रहे हो, 2.2 मेगावाट का मतलब होता है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6, यानी कि अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 10 टू द पावर 6 मतलब 2.2 इंटू 1 2 3 4 5 6 जीरो, डेसिमल अगर घटेगा तो 1 जीरो घट जाएंगे, 2 2 1 2 3 4 5 जीरो वाट एनर्जी। पढ़ो इसको, 22 लाख वॉट, इतना बड़ा एनर्जी एक साल तक कंटिन्यू देगा 1 kg यूरेनियम। ये कितना बेनिफिशियल हम लोग के लिए, अगर इसको हम लोग बेनिफिशियल के तौर पे यूज करेंगे तो ये बहुत ही फायदेमंद है। और अगर हम लोग इसका नुकसान करेंगे तो जिसका आउटपुट तुम्हारे सामने में है, हिरोशिमा नागासाकी, अगर तुमको इसके बारे में हिस्ट्री में जानना है तो मैम से पूछ सकते हो जो हिस्ट्री पढ़ाती है। इसके अलावा तुम लोग सर्च भी कर सकते हो उसको कि वो किस तरह से है, क्या हुआ, वो वहां पर क्या डिस्ट्रक्शन हुआ था, क्या तबाही हुआ था। तो ये देखो 1 kg यूरेनियम, याद है कि यूरेनियम 235 आइसोटोप, यही वाला यूरेनियम रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम का बहुत सारा आइसोटोप है, 92 टू 38, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये यूरेनियम रेडियो एक्टिव नहीं है, ये यूरेनियम रेडियो एक्टिव है। इसमें से जो हम लोग बम्बार्डिंग करा सकते हैं। और ये यूरेनियम मेरा ख्याल से शायद अमेरिका में ज्यादा पाया जाता है, वो सही सोच में याद नहीं है, लेकिन मेरे भी अमेरिका में ज्यादा पाया जाता है। ये यूरेनियम हिंदुस्तान में बहुत है, जिसका कोई फायदा नहीं है। चट्टान है, उसके ऊपर में जाकर घर बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके ऊपर में अगर कोई आदमी इसका पास में आकर बैठ जाएगा ना, ये 24 आवर्स रेडिएशन छोड़ता है, अल्फा बीटा और गामा ने, ये छोड़ते ही रहता है चुपचाप से। और उसके बाद तुम वहीं पर जो है ना तुम्हारा फेफड़ा वफड़ा हड्डी वड्डी सब जो है ना सब फाड़ फूड़ करके कैंसर की बीमारी पैदा कर देगा। तो इसलिए ये वाला हम लोग रेडियो एक्टिव है, ये हार्मफुल है, ये नहीं है। तो ये था हम लोग न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अब न्यूक्लियर फिजन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। सबसे पहले एक जो है चेरनोबिल, ये तुम्हारा यूक्रेन जो रशिया का एक जगह है, वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक
लीकेज हुआ था। लीकेज होने की वजह से 1986 में याद रखिएगा लगभग 16,000 आदमी 16,000 पीपल जो है वो मर गया था। इसके अलावा एक और जगह है फुकुशिमा एक्सीडेंट, ये तुम्हारा था जापान में हुआ था। दी फुकुशिमा डाइचाई न्यूक्लियर पावर प्लांट, डाइचाई न्यूक्लियर पावर प्लांट, फुकुशिमा डाइचाई न्यूक्लियर पावर प्लांट ये जापान में है। ये पावर प्लांट में भी वही प्रॉब्लम हुआ था, लीकेज हुआ था बिकॉज ऑफ द जलजला। की हम लोग जानते हैं जापान जो है वो एक ऐसा जगह पे है जहां पर वोल्केनो पहाड़ जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। तो वोल्केनो पहाड़ का बीच में एक ऐसा कंट्री है, तो वोल्केनो का वजह से जो है वहां पर जलजला आते रहते हैं। जलजला आने का वजह से जो वहां पे क्या हुआ था, ये पावर प्लांट में लीकेज हुआ था, जिससे वहां का गवर्नमेंट जो है उसका आसपास जो पावर प्लांट के आसपास में लोग रह रहे थे उसको जो ऑर्डर दिया था कि तुम लोग जो है लगभग 3 किलोमीटर तक का दूर चले जाओ। लेकिन जब देखा कि वो जो है डिस्ट्रक्शन बढ़ते जा रहा है तो फिर उन लोग को ऑर्डर दिया कि तुम लोग 20 किलोमीटर तक का दूर चले जाओ। और इस तरह से जो है वो पावर प्लांट तो पूरे तौर पर तबाह हो गया, लेकिन वहां पर जान जो है जान का कोई नुकसान नहीं होता, आदमी कोई मरा नहीं था। लेकिन चेरनोबिल जो हादसा हुआ था रशिया में, वहां पर आदमी मर गया था 16,000 आदमी। अब हम लोग क्या आ जाते हैं यहाँ पर, ये था न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। अब हम लोग सीखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन, फिजन और फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, इसका एक चीज समझा दे रहे तुम लोगों को, 2H1 प्लस 1H2 प्लस 1H2, इससे जो तुम्हारा बन रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन करेंगे इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, और बन रहा तुम्हारा 3 प्लस 0 in 1 न्यूट्रॉन प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन याद रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है इसका सिर्फ डेफिनेशन जानना है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जब दो ड्यूट्रियम, इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम, जब दो ड्यूट्रियम का आपस में जब न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं एक ट्राइटियम बनता है, न्यूट्रॉन प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करता है। यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या चीज है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें दो लाइट न्यूक्लियस यानी हल्का न्यूक्लियस से आपस में कंबाइन करके एक भारी न्यूक्लियस बनता हो, यानी कि एक बड़ा न्यूक्लियस बनता हो। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इससे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होता है। इस तरह का प्रोसेस कहां पर होता है, दुनिया में भी बना सकता है, हार्डवेयर को इसी को बोलते हैं, इसी से बनता है। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल फिनोमिना है इसका, वो फिनोमिना सूरज में होता है। सूरज में जो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम लोग को दिखाई देता है, 1939 में जो है प्रोफेसर हैंस एबर्ट जो है ये बात को साबित किया था कि सूरज में जो एनर्जी जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, यानी कि वहां पर दो लाइट न्यूक्लियस आपस में कंबाइन करके जो है ना एक हेवी न्यूक्लियस बनता है और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पर जनरेट होता है। वही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है स्प्रेड करता है यूनिवर्स में। ये था हम लोग का चैप्टर में, सिलेबस में, ये वाला न्यूक्लियर एटॉमिक न्यूक्लियस ये खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे।